हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। और आज हम बात कर रहे हैं कि आपके अमेज़ॉन अकाउंट में आपका सेलर परफॉर्मेंस हेल्थ जो है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कंट्रोल किया जाए और मेंटेन किया जाए। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि सेलर परफॉर्मेंस हेल्थ क्या होता है। बेसिकली अमेज़ॉन में आप अगर ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहे हैं, अगर आप सेलिंग कर रहे हैं अमेज़ॉन में, तो अमेज़ॉन के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। बेस्ड ऑन दोज क्राइटेरियाज आपका परफॉर्मेंस डिसाइड होता है। ठीक है, और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने ऑर्डर्स दिए जाएंगे अमेज़ॉन में। ठीक है, तो आपका परफॉर्मेंस जो है उसको ऑन टॉप रखना बहुत ज़रूरी है, वरना अमेज़ॉन की साइट पे अगर आप एज अ सेलर हैं तो आपका नाम एज अ सेलर वहाँ पे लिस्ट में टॉप में आना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अमेज़ॉन सेलर रोटेट करता रहता है, मतलब बाय बॉक्स जो होता है अमेज़ॉन का वो हमेशा रोटेट होता रहता है। और रोटेट जब होता है तब अमेज़ॉन का एल्गोरिदम ऐसा है कि वो हर एक चीज़ कंसिडर करता है, जैसे कि आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, आपने कितने ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं इफ़ेक्टिवली, उसमें कितने रिटर्न्स आए हैं, कस्टमर के नेगेटिव फीडबैक्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। उसके बाद वो बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है सेलरों के बीच में। तो अगर आपको बाय बॉक्स मेंटेन करके रखना है अमेज़ॉन में और आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते रहें, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करनी पड़ेगी अमेज़ॉन में, और वो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको रेगुलरली बाय बॉक्स मिलता रहेगा अमेज़ॉन में। तो देखते हैं कि अमेज़ॉन सेलर परफॉर्मेंस होता क्या है, दिखता क्या है और उसमें क्या क्या आपको मेंटेन करना है। तो जैसे आप यहाँ पे होम पेज में लॉगिन करते हैं, नीचे आपको लेफ़्ट साइड में अकाउंट स्टेटस दिखेगा, आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप परफॉर्मेंस में यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फीडबैक, A to Z, गारंटी क्लेम, चार्जबैक क्लेम्स, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, सेलर यूनिवर्सिटी, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो है नीचे अकाउंट स्टेटस में क्लिक करके वो पेज में चले जाते हैं जहाँ पे आपको सारे और यहाँ पे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दिख रहे हैं। तो पहला जो है वो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है, फिर कैंसिलेशन रेट है, लेट डिस्पैच रेट है, रिटर्न डिससैटिस्फैक्शन रेट है, पॉलिसी वायलेशन और कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स रेट। ये हर एक टर्म्स क्या होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। ऑर्डर डिफेक्ट रेट वो होता है जहाँ पे आपने ऑर्डर प्रोसेस किया है और वो ऑर्डर में कोई भी डिफेक्ट की वजह से कस्टमर ने आपको रिटर्न किया हो, या फिर वो ऑर्डर कैंसिल हुआ हो, या फिर वो प्रोडक्ट कोई भेजा और आपने डैमेज रास्ते में हो गया हो, इन ट्रांजिट वो डैमेज हो गया हो, तो ये सब ऑर्डर डिफेक्ट रेट में कैलकुलेट होता है। प्रोडक्ट फॉल्टी हो वो भी ऑर्डर डिफेक्ट रेट में कैलकुलेट हो जाएगा। कैंसिलेशन रेट जो होता है वो ऑर्डर्स जो आप नहीं भेजते हैं कस्टमर्स को और कैंसिल हो जाते हैं तो वो कैंसिलेशन रेट में चले आते हैं। अगर आप ऑर्डर्स डिस्पैच नहीं करते हैं तो जो लास्ट डेट होता है ऑर्डर का डिस्पैच करने का, उसके 2 दिन के बाद वो ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाता है, या फिर आप अपने तरफ से भी उसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 ऑप्शंस होते हैं, 2 तरीके से ऑर्डर कैंसिल होते हैं। ठीक है, लेट डिस्पैच रेट ये होता है कि अगर लेट्स से आपका लास्ट डिस्पैच डेट था 12 तारीख और अगर आपने 12 तारीख को डिस्पैच नहीं किया, उसके दूसरे दिन डिस्पैच किया, 13 तारीख को डिस्पैच किया, तो वो प्रोडक्ट, वो ऑर्डर जो है वो लेट डिस्पैच रेट में कैलकुलेट हो जाएगा। अमेज़ॉन आपको 2 दिन का टाइम और देता है, जब आप कोई भी ऑर्डर प्रोसेस करना चाहते हैं लास्ट डेट जो होता है उसके 2 दिन और एक्स्ट्रा देता है अमेज़ॉन आपको डिस्पैच करने के लिए प्रोडक्ट। तो इसीलिए वो लेट डिस्पैच रेट में कैलकुलेट हो जाता है अपने आप। रिटर्न डिससैटिस्फैक्शन रेट, अब रिटर्न डिससैटिस्फैक्शन रेट जो है वो अभी बेटा फेज़ में है, मतलब इसके जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं वो 100% आपके परफॉर्मेंस में कैलकुलेट नहीं हो रहे क्योंकि ये अभी टेस्टिंग फेज़ में है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट जाता है, एक बार डिलीवर हो जाता है और कस्टमर ने आपको रिटर्न रिक्वेस्ट भेजा, और अगर आप वो रिटर्न रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर देते हैं या फिर आप उस पर रिप्लाई नहीं करते हैं या फिर आप क्लोज कर देते हैं कुछ गलत रीज़न डाल के, तो वो सब रिटर्न डिससैटिस्फैक्शन रेट में कैलकुलेट हो जाएगा। अभी ये बेटा फेज़ में इसीलिए है क्योंकि रिसेंटली अमेज़ॉन ने रिटर्न पॉलिसी चेंज की थी, जहाँ पे अब वो सेलर्स को
ऑथराइजेशन नहीं देते हैं कि वो रिटर्न एक्सेप्ट करें। पहले जो था कि वो सेलर एक्सेप्ट करते थे रिटर्न, वो सेलर्स ऑथराइज करते थे। अब वो ऑथराइजेशन सेलर्स के पास नहीं है, अमेज़ॉन खुद वो ऑथराइज कर देता है। अमेज़ॉन अब वो पूरा कंट्रोल अपने पास रखे हुए है, मतलब अपनी तरफ से अगर आपको कुछ ऑथराइज करना हो रिटर्न तो वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो बेटा पॉलिसी है इस पर अभी थोड़ा और वर्क चल रहा है और थोड़ा टाइम शायद और लगेगा इसके ऊपर 100% वर्क होने में। तो देखते हैं उसका आगे क्या होता है। फिर है पॉलिसी वायलेशन। पॉलिसी में बेसिकली आता है कि अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है उसको बेच रहे हैं उनके ऑथराइजेशन के बिना, लेट्स से कि मैं प्रिंटर्स बेच रहा हूँ एप्सन के या फिर HP के, और मेरे पास उनका ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, या फिर कंपनी दावा करती है कि मैं उनके प्रोडक्ट्स बिना ऑथराइजेशन के बेच रहा हूँ, तो वो पॉलिसी वायलेशन में चला जाएगा। और भी बहुत सारे होते हैं पॉलिसी वायलेशन में, जैसे कि अगर आप कोई कस्टमर को फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए अगर आप उनको कोई लालच देते हैं, जैसे कि आप उनको कोई गिफ्ट देंगे अगेंस्ट अ गुड पॉजिटिव फीडबैक, तो वो भी पॉलिसी वायलेशन है। अगर आप अकाउंट डिटेल्स कस्टमर्स की किसी के साथ शेयर करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो वो भी बहुत बड़ा पॉलिसी वायलेशन है। तो ज़्यादा पॉलिसी वायलेशन अगर आप करते हैं तो आपका अकाउंट परमानेंटली क्लोज हो सकता है अमेज़ॉन में। तो पॉलिसी वायलेशन जो है वो आपको हमेशा ग्रीन रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स रेट वो होता है जहाँ पे आप अगर कस्टमर्स के मेल्स जो आते हैं आपके पास, उसका अगर आप रिस्पॉन्स 24 आवर्स के अंदर नहीं करते हैं तो वो मेल ब्रीच हो जाता है। और वो परसेंटेज जो है वो परसेंटेज एक लिमिटेड परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो आपका कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ख़राब कर देगा। ठीक है, अगर आपका जो यहाँ पे स्टेटस सारे ग्रीन में दिख रहे हैं मतलब आप एक अच्छे स्टेटस में हैं। अगर येलो में आता है तो फेयर में होता है, मतलब नॉट बैड नॉट गुड। और अगर रेड में आता है तो समझ लीजिए आपको उस पर ध्यान देना होगा। अगर आपने नहीं दिया तो आपका अकाउंट किसी भी वक्त क्लोज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कैंसिलेशन रेट जो है वो लाल में है, और उसका मेन रीज़न जो है वो अभी रिसेंटली जो डीमोनेटाइजेशन हुआ उसकी वजह से जो भी COD ऑर्डर्स थे वो COD ऑर्डर्स सारे मोस्टली बहुत सारे कैंसिल करने पड़े, क्योंकि कस्टमर्स जब ऑर्डर्स दे देते हैं अमेज़ॉन में, बहुत सारे COD ऑर्डर्स होते हैं, कस्टमर्स को कभी पता होता है कि नहीं होता है, वो ऑर्डर्स देते हैं, और कभी बहुत कस्टमर्स होते हैं जो भूल जाते हैं कि ऑर्डर दिया कि नहीं। क्योंकि ये भी देखा गया है कि एक ही कस्टमर अलग अलग वेबसाइट से, मार्केट प्लेस साइट से ऑर्डर्स देते हैं एक ही चीज़ के, जैसे कि अमेज़ॉन में दिया, फ्लिपकार्ट में दिया, स्नैपडील में दिया। अब जहाँ से पहले आ गया COD में वो वहाँ से ले लिए, और बाकी का जो है वो रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं उसकी वजह से ये आपको अभी रेड में दिखाई दे रहा है, कैंसिलेशन रेट जो है वो रेड में दिखाई दे रहा है। ओके, वरना हम जो है वो पूरा ग्रीन में मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, और कस्टमर फीडबैक यहाँ पे देखिए, अभी रिसेंटली काफ़ी सारे कस्टमर्स के फीडबैक यहाँ पे नेगेटिव आए हुए हैं। लास्ट 30 डेज़ में 8 नेगेटिव फीडबैक हैं। मतलब अभी जो डीमोनेटाइजेशन हुआ रिसेंटली उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट हुआ, काफ़ी कस्टमर्स के ऑर्डर्स कैंसिल हुए, बीच में ही कैंसिल हो गए। वो सारे कस्टमर्स ने फीडबैक दिया, उन्होंने अपनी जो डिससेटिस्फैक्शन है वो एक्सप्रेस की, और ये उसकी वजह से ये जो नेगेटिव फीडबैक है वो बढ़ गया। अब इसको भी कैसे कंट्रोल किया जाए नेगेटिव फीडबैक को, वो हम आपको एक अलग ट्यूटोरियल में बताने वाले हैं बहुत ही जल्द, कि नेगेटिव फीडबैक को कैसे कंट्रोल किया जाए और उसको कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कैसे नेगेटिव जो गलत नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं उसको आप कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे के ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। अभी यहाँ पे जो है ऑर्डर डिफेक्ट रेट और जो परफॉर्मेंस है अकाउंट हेल्थ, वहाँ पे हम चले जाते हैं एक बार। अभी आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे कैलकुलेट होता है, क्या परसेंटेज होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ पे सारे कैलकुलेशंस दिए हुए हैं, किस फार्मूला के बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, देखिए ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है वो 1% के नीचे होना चाहिए, मतलब 100 में से एक ऑर्डर ऐसा होना चाहिए जो आपका डिफेक्टिव हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
कैंसिलेशन रेट जो है वो 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको 6.3% दिख रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा है, और उसके पीछे वैलिड रीज़न भी है, लेकिन वो हम कुछ नहीं कर सकते। पॉलिसी है तो वो पॉलिसी के हिसाब से उसको मेंटेन करते रहना पड़ेगा। फिर है लेट डिस्पैच रेट, जो लेस देन 4% होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है वो 0.96% है, तो उसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए बेसिकली आपको जो है वो डेली एक रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा। वो रिपोर्ट जो है आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर्स में ऑर्डर रिपोर्ट में चले जाएं। ऑर्डर रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे जो है, अगर आप FBA ऑर्डर्स करते हैं तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि FBA में सब अमेज़ॉन ही देख लेता है। माफ़ी चाहता हूँ। अनशिप्ड ऑर्डर्स जो है वहाँ पे आप क्लिक करें। अनशिप्ड ऑर्डर्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करें। अब रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक फ़ाइल नॉट रेडी दिखा रहा है, उसको आप रिफ़्रेश करेंगे तो वो फाइल तुरंत ही जनरेट हो जाएगा। देखते हैं। अब ये जो फाइल जनरेट होगी उसमें आपको दिखाई देगा कि लास्ट डे के ऑर्डर्स कितने हैं और टाइम कितना बचा है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें और ये जो है डेटा पूरा आप कॉपी करके आप एक एक्सेल फाइल में पेस्ट कर लें। ये जो एक्सेल फाइल है वो हमने खुद बनाई है, जहाँ पे ये जो डेटा है पूरा हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं और फिर एक रूल रन करते हैं यहाँ पे, और वो रूल रन करने से वो डेटा अपने आप उसके जो ऑर्डर है वो ऑर्डर में जो हमको देखना है उसी ऑर्डर में अपने आप सेट हो जाता है। देखिए, तो ये यहाँ पे अपने ऑर्डर में सेट हो गया। ठीक है, अब इतने ऑर्डर्स हैं और इतने ऑर्डर्स में मुझे ध्यान रखना है कि ये जो -1 और -2 में दिख रहे हैं इसको कैसे प्रोसेस किया जाए ऑन फास्ट ट्रैक, क्योंकि अगर ये -1 जो है वो कल ये ब्रीच हो जाएगा ऑर्डर, मतलब अगर ये कल ब्रीच हुआ तो आपका लेट डिस्पैच रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले जो टारगेट करना है -1, -2, -3, उसको आप पहले टारगेट करके उसको आप पहले रिड्यूस करें, वो ऑर्डर्स पहले आप प्रोसेस करवाएं। ठीक है, और जितने भी प्रोडक्ट आपके पास पड़े हैं वो पहले उनको डिस्पैच करवाएं। अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, कोई प्रोडक्ट मंगवाना है, तो उनका आप सॉर्टिंग कर लें। ठीक है, सॉर्टिंग करने के बाद वो प्रोडक्ट को अरेंज करवाएं। लेकिन अगर आपके पास ये जो ऑर्डर है -1 में या -2 में, उनको अगर आपने टाइम पे प्रोसेस नहीं किया तो आपका लेट डिस्पैच रेट ऑन द स्पॉट इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप फोकस करें कि ये जो सीरीज़ है ये माइनस वाली, उसको आप देखते रहें, और जो -1, 2 है, 3 है, उनको आप पहले से पहले हटाएं। ठीक है, प्रोसेस करें। इसको आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग करने के बाद आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा कि -1 में देखिए यहाँ पे 0 है, मतलब कि ये ऑर्डर ये प्रोसेस नहीं हुआ है कल। ठीक है, और ये प्रोसेस नहीं हुआ है उसकी वजह से ही ये 0 में आ गया है, मतलब ये मेरा ऐसे जो लेट डिस्पैच रेट है वो इफ़ेक्ट होगा इसकी वजह से। ठीक है, तो ये बताया मैंने कि लेट डिस्पैच रेट आपको कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, रिटर्न डिससैटिस्फैक्शन रेट पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छे से करते हैं, प्रोडक्ट डैमेज नहीं होता है, 100% जेन्युइन प्रोडक्ट आप बेचते हैं और आफ्टर सेल सर्विस भी कस्टमर्स को अच्छी देते हैं, तो रिटर्न डिससैटिस्फैक्शन रेट जो है वो आपका मेंटेन रहेगा। ठीक है, पॉलिसी वायलेशन टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉलिसी वायलेशन में आपको क्या करना है। बेसिकली आपको जितने भी इनके बेसिक पॉलिसीज़ हैं उन पे ध्यान रखना है कि आप गलती से उसको ब्रीच ना कर लें। ठीक है, अगर ब्रीच आपने किया तो वो सीधा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे क्वेश्चन मार्क पे, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि पॉलिसी वायलेशन क्या होता है। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स आप पढ़ भी सकते हैं आपके हिसाब से। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अमेज़ॉन को भी कर सकते हैं। बेसिकली अमेज़ॉन की साइट है तो उनको भी आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, बट मैं
मेरी तरफ से आपको बता रहा हूँ कि ये क्या होता है, आप कैसे अमेज़ॉन में सेल बढ़ा पाएंगे, कैसे कंट्रोल कर पाएंगे आपके परफॉर्मेंस को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स टाइम। कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स टाइम पे जैसे कि मैंने बताया, आपके मेल्स जो आते हैं कस्टमर्स के, वो 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, 24 आवर्स के ऊपर गया तो वो सीधा ब्रीच हो जाएगा। अभी हम हमारे यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे बायर सेलर कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स टाइम, अभी देखिए लास्ट 7 डेज़ में 1 ब्रीच दिखा रहा है, 30 डेज़ में 12, 90 डेज़ में 33। अभी ये बेसिकली जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो मोस्टली संडे के कारण दिख रहे हैं, क्योंकि संडे को क्या होता है कि ऑफिस बंद होती है। ठीक है, कोई भी स्टाफ होता नहीं है ऑफिस में, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, और स्टाफ ना होने के कारण मेल्स काफ़ी बार होता है कि ब्रीच हो जाते हैं। लेकिन अमेज़ॉन की पॉलिसी के हिसाब से संडे हो या मंडे, आपको मेल्स तो प्रोसेस करने ही हैं। ठीक है, तो वो अमेज़ॉन नहीं देखेगा, आपको घर पे बैठे बैठे भी करना पड़ेगा, या फिर आप कहीं पर टूर पे गए हैं तो भी आपको मेल्स के रिप्लाई तो देने ही पड़ेंगे, वरना यहाँ पे लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस सारी चीज़ों का, छोटी छोटी, क्योंकि बहुत नए सेलर्स होते हैं जिनका अकाउंट शुरू होता है और शुरू होने के कुछ ही टाइम के बाद वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि वो जो सेलर्स होते हैं वो सेलर्स ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में बिल्कुल नज़र ही नहीं डालते। वो देखते ही नहीं है कि कस्टमर्स के मेल्स कितने आए, ठीक है, ऑर्डर्स टाइम पे शिप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ऑर्डर्स डिस्पैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनका परसेंटेज क्या है, पॉलिसी वायलेट हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि ये जो है ये एकदम नीचे दिखा रहा है। ठीक है, आप जब होम स्क्रीन पे आते हैं तब ये एकदम लेफ़्ट साइड में नीचे आता है, तो वहाँ पे बहुत सारे सेलर्सों की नज़र नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज होगा अमेज़ॉन की तरफ से तो ये जो झंडा दिख रहा है यहाँ पे छोटा, वहाँ पे आपको रेड कलर के काउंट दिखेंगे 1 2 3 4, तो उसको आप ज़रूर चेक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पॉलिसी वायलेशन होगा तो वहाँ पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, कोई भी वार्निंग होगी तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, तो वो मैसेज देखना बहुत ज़रूरी है। मैसेज पढ़ के आप अपनी अगर टीम है तो टीम को बता दें कि ये फॉलो करें। ठीक है, अगर फॉलो नहीं हुआ तो आपकी जितनी भी मेहनत है अमेज़ॉन में वो सारी मेहनत बेकार जाने वाली है, क्योंकि अमेज़ॉन आज नहीं तो कल आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। और अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है अमेज़ॉन में तो आपके जितने भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो सारा ब्लॉक हो जाएगा, जब तक आपका अकाउंट अनब्लॉक ना हो जाए। ठीक है, अब अकाउंट जब आपका ब्लॉक हो जाएगा उसके बाद उसको अनब्लॉक कैसे करना है उसका भी एक तरीका है, जो आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगले ट्यूटोरियल में। ठीक है, उसका एक प्रोसीजर होता है, जो प्रोसीजर फॉलो करने से आप उसको अनब्लॉक करवा सकते हैं। ओके, और आगे देखते हैं अगर कुछ रह गया हो तो। कस्टमर फीडबैक, उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होगा एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें सिर्फ मैं कस्टमर फीडबैक के बारे में डिस्कस करूँगा, कैसे क्यों फीडबैक आते हैं और वो फीडबैक पे कंट्रोल कैसे किया जाए, और आप वो फीडबैक अगर गलत है तो उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। ओके, अब इस ट्यूटोरियल में आपको लगता है कि कुछ अगर रह गया हो इम्पोर्टेंट तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे डेफिनेटली मैसेज करिए या कांटेक्ट करिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा इस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो ओके दोस्तों, एन्जॉय सेलिंग ऑन अमेज़ॉन एंड अदर मार्केट प्लेसेस। अगर आप अच्छा सेल कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और एक बात और बताना चाहूँगा ई कॉमर्स के बारे में कि ई कॉमर्स की ये सिर्फ शुरुआत है, आगे कहाँ जाने वाला है ये हमको भी नहीं पता। जहाँ तक कि रिपोर्ट है, कल की रिपोर्ट है कि 10 साल के अंदर ई कॉमर्स इंडिया में यूएस को टेक ओवर कर लेगा, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो जाएगा आफ्टर चाइना 10 सालों के अंदर। मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% ट्रांजैक्शंस जो हैं इंडिया में रिटेल में जो हो रहे हैं 100% में से वो पूरे ऑनलाइन होंगे। मतलब अभी आप समझ लीजिए 1 to 2% या 3% मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं।
अभी भी 95 to 97% ट्रांजैक्शंस जो होते हैं रिटेल में होते हैं, परचेज जो होते हैं रिटेल में होते हैं। तो अब ये 2 to 3% में ही इंडिया में 15 to 20 बिलियन डॉलर का सेल होता है। तो 10% में कितना होगा, 20% में कितना होगा, आप वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कंपटीशन भी बहुत बुरा होने वाला है इंडिया में, क्योंकि बहुत लोग ई कॉमर्स सेक्टर में आने वाले हैं। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग 6 महीने के अंदर ही चले जाते हैं, क्योंकि उनको कॉस्टिंग निकालना नहीं पता, कैसे प्रोडक्ट का कॉस्टिंग निकाला जाए, किस हिसाब से क्या प्राइस में सेल किया जाए, ये नहीं पता। और इसकी वजह से लॉस करने के बाद वो लोग छोड़ देते हैं ऑनलाइन सेलिंग करना। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है समझना कि प्राइस आप क्या रखें, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे निकालें। इसकी भी मैं आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। ठीक है, कॉस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, रिटर्न्स मैनेजमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और क्लेम मैनेजमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं सब मिला के आपको प्रॉफिट देंगे। तो ये हर एक टॉपिक में अलग से इंडिविजुअली कवर करने वाला हूँ कुछ ही समय में, मे बी 4-5 दिनों के अंदर ये सारे वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप सब जानें कि ई कॉमर्स का बिज़नेस सिर्फ बेचना नहीं होता है। ई कॉमर्स का बिज़नेस जो होता है वो उसको कैसे सस्टेन किया जाए, उसको कैसे लंबा चलाया जाए, उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, वो सब आपको जानना ज़रूरी है। बेचना बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि रास्ते में जो रास्ते में बैठे हुए रहते हैं लोग रोड साइड पे, वो भी बेचने का ही काम करते हैं, बट वो बेच के चले जाते हैं। ठीक है, उनके पास कोई भी रिपीट कस्टमर जल्दी नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, ट्रस्ट होता है, वो उतना नहीं होता है। बट आपकी जो शॉप है, ऑनलाइन शॉप, आपको उसको मेंटेन कर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही कस्टमर आपका रिपीट कस्टमर हो सकता है। ठीक है, 30 to 40% जो सेल होता है वो रिपीट कस्टमर के थ्रू होता है, और 50 to 60% वो न्यू कस्टमर्स के थ्रू होता है। मतलब आपके जो समझ लीजिए 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं, तो 30 से 40 लाख का जो सेल है वो आपका रिपीट कस्टमर्स के थ्रू हो रहा है। ओके, तो आपको रिपीट कस्टमर्स के लिए बहुत फोकस देना पड़ेगा और उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो आप सक्सेसफुली अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, ये रूल जो है वो सिर्फ अमेज़ॉन के लिए नहीं है, हर एक मार्केट प्लेस के लिए है। ओके, और हर एक मार्केट प्लेस के लिए जो जैसे एप्लीकेबल होता है मैं आपको वैसे बताता जाऊँगा। ओके, तो आज मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है या फिर आपको लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है इस चैनल से, तो आप अभी वो लाल बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट्स डेफिनेटली आप लिखें, मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है चैनल, ताकि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो मैं इम्प्रूवमेंट भी कर पाऊँ अपनी। ओके दोस्तों, चलिए, थैंक यू और हैव अ नाइस डे।